गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट जो टॉपिक था उसमें हमने पढ़ा है स्ट्रेन के बारे में। स्ट्रेन क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पिछले टॉपिक्स का ही जो है उनका यूज़ करके हैं। तो लास्ट के दो वीडियोस में हमने बात की थी स्ट्रेस की और स्ट्रेन की। स्ट्रेस क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाते हैं पर यूनिट एरिया उस ऑब्जेक्ट का। और जो स्ट्रेन होता है वो आपके पास उस ऑब्जेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन में कितना चेंज आता है और अपॉन उसका ओरिजिनल जो कॉन्फ़िगरेशन है वो। तो उन दोनों टॉपिक्स का यूज़ करके हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आज का, दैट इज़ हुक्स लॉ क्या होता है। टॉपिक है हुक्स लॉ। ठीक है, हुक्स लॉ क्या होता है देखिएगा। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे यदि स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की जो कॉन्फ़िगरेशन है, उस ऑब्जेक्ट की लेंथ है या वॉल्यूम है, जो भी आपके पास चेंज आता है तो वो चेंज होता है जब हम एक स्ट्रेस अप्लाई करते हैं। ठीक है, और वहाँ पर हमने एक और पढ़ा था कि जो इलास्टिक लिमिट होती है वो क्या होती है। तो इलास्टिक लिमिट के बारे में भी हमने डिस्कस किया है कि इलास्टिक लिमिट मैक्सिमम जो स्ट्रेस होती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम लगाते हैं, अगर उस स्ट्रेस के बाद में हमने और एक्स्ट्रा स्ट्रेस उस पर लगाई तो वो ऑब्जेक्ट कभी भी अपनी इनिशियल शेप में, इनिशियल साइज में नहीं आ पाता है। ठीक है, तो हुक से एक साइंटिस्ट था जिसने एक एक्सपेरिमेंट किया था स्ट्रेस स्ट्रेन को लेकर किसी वायर के ऊपर। क्या एक्सपेरिमेंट किया था और क्या बताया उसने। तो हुक्स ने बताया कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, ठीक है, स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, उस ऑब्जेक्ट की जो शेप है, लेंथ है, उसमें चेंज आएगा। तो जितना ज़्यादा हम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा स्ट्रेन होगा। मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। स्ट्रेस को बढ़ाएंगे, स्ट्रेन बढ़ेगा, लेकिन ऐसा कब तक होगा, जब तक उस ऑब्जेक्ट की इलास्टिक लिमिट तक हम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे। अगर इलास्टिक जो लिमिट है उसके बाद में हमने स्ट्रेस अप्लाई किया और फिर अगर हम स्ट्रेस को हटाते हैं, जो डिफॉर्मिंग फोर्स हमने लगाया हुआ है, तो ऑब्जेक्ट कभी भी अपनी इनिशियल शेप में नहीं आ पाएगा। तो वो डिफॉर्म हो जाएगा, मतलब उसमें कुछ डिफेक्ट आ जाएंगे। तो जो हुक्सला है उसने बताया कि इलास्टिक लिमिट के अंदर, तो हुक्सला की स्टेटमेंट क्या है, विद इन इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के अंदर जो स्ट्रेस है, विद इन इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस डेवलप, जो हमने स्ट्रेस लगाई है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन प्रोड्यूस इन ए बॉडी। ठीक है, तो इसने बताया कि जो स्ट्रेस होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे हमने लगाया, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक, और जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो स्ट्रेस इज इक्वल टू, यहाँ पर एक कांस्टेंट हम लगाते हैं, ई मल्टीप्लाई स्ट्रेन। तो यहाँ जो ई है, ई जो है, दिस इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड कॉल्ड, और इसको हम क्या बोलते हैं, ई को हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो ये हुक्स लॉ है
कि इलास्टिक लिमिट के अंदर स्ट्रेस जो होता है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं हम एक कांस्टेंट लगाते हैं ई, तो ई इज़ द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसको हमने क्या नाम दिया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल। ठीक है, अब हुक्स लॉ के लिए जो एक्सपेरिमेंट वेरिफिकेशन है, एक्सपेरिमेंट जो किया गया, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, तो वो हम पढ़ते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ हुक्स लॉ। हुक्स लॉ के लिए एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन क्या था, देखिए क्या एक्सपेरिमेंट उसने किया। तो हुक्स ने एक यहां पर हमारे पास हुक्स ने एक स्प्रिंग ली, या एक वायर हम कह सकते हैं, एक वायर ली, और उस वायर या स्प्रिंग जो है उस स्प्रिंग के साथ उसने एक वेट अटैच किया। ठीक है, और यहां पर एक स्केल जो था यहाँ उसने साइड में एक स्केल लगाया मेजरमेंट के लिए। तो ये आपके पास एक स्केल है, एक स्केल, ये हमारे पास एक स्प्रिंग। ठीक है, तो ये उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, यहाँ पर एक उसने मेटेलिक स्प्रिंग ली, जो कि आपके पास ये मेटेलिक स्प्रिंग है, इसका नाम हमने ए बी रखा। तो एक मेटेलिक स्प्रिंग है जिसको उसने वर्टिकली होल्ड किया हुआ है, लटकाया हुआ है, और इसके साथ में एक पेन यूज किया है, ये जो है एक पेन है। तो यहाँ पर जो है उसने एक पेन को फिक्स किया है, ठीक है, स्प्रिंग के सेकेंड एंड पे। एक एंड को उसने बांध दिया है ऊपर किसी ऑब्जेक्ट के साथ, और दूसरे एंड पर उसने एक पेन लटका दिया। तो यहाँ एक पॉइंटर है जो उसने अटैच किया है, एक पॉइंटर पी बी एंड के नज़दीक। तो यहाँ पर उसने क्या किया कि जो पेन है उस पेन के अंदर उसने कुछ वेट रखा। ठीक है, इस पेन के अंदर यहाँ पर उसने कुछ वेट रखा, ये यहाँ उसने कुछ वेट रखा। ठीक है, जैसे उसने वेट रखा यहाँ पर, तो क्या हुआ, जो स्प्रिंग है ये स्प्रिंग क्या हो गई, नीचे की तरफ स्ट्रेच हो गई। नीचे की तरफ स्ट्रेच हो गई। तो जो स्ट्रेच हुई नीचे की तरफ, क्यों हुई, क्योंकि इस स्प्रिंग के ऊपर एक स्ट्रेस अप्लाई हुआ। जब हमने एक ये जो वेट रखा है, इस वेट की वजह से जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग स्ट्रेच होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जो पॉइंटर है, ये पॉइंटर आपका मूव करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो स्केल पर हम मेजर करते हैं कि कितना ये मूव कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने क्या किया, इसके अंदर एक दूसरा वेट और रख दिया।
यहाँ पर हमने एक सेकंड वेट, ये वेट मान लो आपका 10 ग्राम है, पहला जो हमने 10 ग्राम रखा, दूसरा हमने 10 ग्राम का रख दिया। तो जैसे ही हमने दूसरा वेट रखा, दूसरा वेट रखने के साथ में ये स्प्रिंग और ज़्यादा स्ट्रेच होगी, तो ये जो पॉइंटर है, ये पॉइंटर आपका और नीचे जाएगा। तो हम वो रीडिंग्स को मेज़र कर लेंगे कि वो रीडिंग्स जो है वो कितनी आई है। ठीक है, तो इस तरीके से जब इस पेन के अंदर हम वेट को बढ़ाते जाएंगे, तो यहाँ पर जो आपके पास ये पॉइंटर है, ये पॉइंटर आपके पास मूव करता जाएगा नीचे की तरफ। मान लो कि शुरू में हमारा ये पॉइंटर 1.5 पे है, हमने 10 ग्राम वेट रखा, ये पॉइंटर आपका 2 पर पहुंच गया, मतलब जो डिफरेंस आया लेंथ में कितना आ गया, 0.5 का। फिर हम 10 ग्राम रखेंगे, फिर ये पॉइंटर आपका 2.5 पे जाएगा, फिर डिफरेंस 0.5 का आएगा। वेट हमारा वही 10 ग्राम का रखा हमने। फिर अगर नेक्स्ट टाइम फिर हम 10 ग्राम का रखेंगे, तो अब की बार जो ये पॉइंटर आपका 3 पे जाएगा, फिर डिफरेंस 0.5 का आएगा। मतलब इक्वल जब हम वेट रखते जा रहे हैं, यहाँ पर 10-10 ग्राम रखते जा रहे हैं, तो यहाँ जो लेंथ में चेंज आ रहा है, ये जब स्ट्रेच होगी, तो स्ट्रेच होने पर लेंथ में जो चेंज आएगा वो हर बार क्या आएगा, बराबर आएगा, यदि हम वेट जो है, स्ट्रेस जो है बराबर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो स्ट्रेस को हमने अप्लाई किया है, इक्वल वेट हर बार रखते जा रहे हैं, तो जो लेंथ है स्प्रिंग की, उसमें जो चेंज आएगा वो भी हर बार क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो स्ट्रेस हमने स्प्रिंग पे जो अप्लाई किया है, और इसमें जो खिंचाव आएगा, स्ट्रेन होगी, स्ट्रेन मतलब चेंज इन द लेंथ, तो चेंज इन लेंथ जो आएगी वो हर बार इक्वल आएगी। ठीक है, तो यहाँ से इस एक्सपेरिमेंट से उसने एक ग्राफ ड्रॉ किया स्ट्रेस और स्ट्रेन, और लेकिन ऐसा तब तक होगा जब तक ऑब्जेक्ट की इलास्टिक लिमिट तक हम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे। अगर हमने स्ट्रेस इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा अप्लाई कर दिया, तो स्प्रिंग जो है वो अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाएगी, और फिर वहाँ पर स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो ग्राफ है, जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो ग्राफ आएगा, वो आपका स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इलास्टिक लिमिट तक ये जो ग्राफ आता है स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में, तो ये ग्राफ हमारा कैसा आता है, एक स्ट्रेट लाइन आता है। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि जो स्ट्रेस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, तो ये जो है ये आपका हुक्स लॉ का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है। एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। एक स्प्रिंग ली, स्प्रिंग के साथ एक पेन अटैच किया, एक एंड को स्प्रिंग को फिक्स कर दिया, उस पेन में हम वेट रखेंगे, और उसके साथ हमने एक पॉइंटर लगा दिया है, साइड में हमने एक स्केल यूज किया है। तो जब हम इस पेन में वेट रखेंगे, तो स्प्रिंग स्ट्रेच होगी, पॉइंटर मूव करेगा, कितना मूव करेगा वो मेजरमेंट हम कर लेंगे। फिर दोबारा से हम उतना ही बराबर का वेट रखेंगे, नेक्स्ट वेट, तो ये पॉइंटर फिर मूव करेगा, फिर कितना मूव करेगा वो मेजरमेंट करेंगे। तो हम ये देखेंगे कि जितना आपके पास स्ट्रेस हम लगा रहे हैं, मतलब वेट हम रख रहे हैं, वो वेट हर बार 10 ग्राम रख रहे हैं, और जो लेंथ में डिफरेंस आता है जो हर बार 0.5 का आ रहा है, तो स्ट्रेस बढ़ाने पर स्ट्रेन जो है वो भी आपके पास क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, मतलब इंक्रीज होती जाएगी। जैसे जैसे वेट बढ़ेगा, इसकी लंबाई जो है, इसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन जो होते हैं वो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, और इसका ग्राफ जो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है, तो ये हुक्स लॉ का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन था। इसके बाद में जो है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, तो यहाँ आपका आता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो कि हमने अभी हुक्स लॉ में ही पढ़ा था, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो अभी हमने पढ़ा हुक्स लॉ से, बाय हुक्स लॉ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो यहाँ से हमने पढ़ा कि स्ट्रेस जो है दैट इज इक्वल टू ई इंटू में स्ट्रेन। तो ई जो आएगा दैट इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। ठीक है, तो ये जो रेशियो है स्ट्रेस और स्ट्रेन का, दिस रेशियो इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी।
तो या हम इसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोल सकते हैं या कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी बोल सकते हैं। ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी आएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये कितने टाइप्स का होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कितने टाइप्स का होता है, टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितने टाइप्स का होता है। तो इसमें आपके पास फर्स्ट जो है 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको हम y से लिखते हैं। क्या होता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी? तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, क्योंकि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है ये रेशियो होता है किस किस का, स्ट्रेस का और स्ट्रेन का। तो स्ट्रेस कौन सी, नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस आपके पास स्ट्रेस वही होती है फोर्स अपॉन में एरिया। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमने पढ़ी है कि यदि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की, जैसे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट हमने यहां पर लिया, ठीक है, ये हमने एक ऑब्जेक्ट कंसिडर किया है जिसकी लेंथ जो है ओरिजिनल लेंथ दैट इज एल। जब हमने फोर्स अप्लाई किया तो फोर्स अप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पर इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। मान लो आपके पास ये जो है ये इंक्रीज लेंथ है डेल्टा एल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जब हमने फोर्स अप्लाई किया है इस ऑब्जेक्ट पे तो इस ऑब्जेक्ट की लेंथ जो है वो इंक्रीज हो गई है। तो यहाँ जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमने पढ़ा है चेंज इन द लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। तो ओरिजिनल लेंथ एल है, चेंज इन लेंथ डेल्टा एल है। तो जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो लास्ट टॉपिक में हम कर चुके हैं, दैट इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन में एल। और जो स्ट्रेस है नॉर्मल स्ट्रेस, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, फोर्स अपॉन में एरिया डिवाइडेड बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेल्टा एल अपॉन एल। तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, फोर्स अपॉन एरिया, l ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा डेल्टा l। तो ये जो फॉर्मूला आएगा दिस इज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी यूनिट की, यूनिट क्या है, यूनिट के लिए आपके पास, तो यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो फोर्स की यूनिट न्यूटन अपॉन में एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट मीटर अपॉन में डेल्टा एल, चेंज इन लेंथ मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, तो इसकी जो यूनिट आएगी दिस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी यूनिट आ जाएगी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की। फिर हम डायमेंशन फॉर्मूले की बात करें, डायमेंशन फॉर्मूला, तो डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास फोर्स का होता है m1 L1 T-2, लेंथ का आएगा L1 डिवाइडेड बाई एरिया का होता है L स्क्वायर और लेंथ का होगा L। तो ऊपर हमारे पास हो जाएगा m1 L2 T-2 डिवाइडेड बाई L क्यूब। तो ऊपर जब L क्यूब जाएगा तो m1 L2 T-2 इंटू में L माइनस क्यूब। तो हमारे पास जो डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा m1 L की पावर माइनस क्यूब और L2 है तो यहाँ पर क्या बच जाएगा L की पावर -1 और T की पावर -2, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास दिस इज डायमेंशन फॉर्मूला फॉर यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन।
तो नॉर्मल स्ट्रेस जो है आपके पास फोर्स अपॉन एरिया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन चेंज इन द लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, तो ये हमारे पास यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है सेकंड जो टाइप है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की, दैट इज बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सेकंड जो टाइप है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको हम बी से भी लिख देते हैं कुछ बुक्स में, कुछ में के से भी लिखा हुआ है। तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, देखिए, तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बी इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है इसका, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, मान लिया हमने ये, इसकी जो वॉल्यूम है दैट इज v। अगर हमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, मतलब स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं हम इसके ऊपर, जब स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, मान लो इस डायरेक्शन से हमने जो है स्ट्रेस अप्लाई किया, तो इस ऑब्जेक्ट की जो वॉल्यूम है वो आपके पास, अब जो वॉल्यूम होगी, मान लो हमारे पास जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम हो गई। ठीक है, तो ये जो वॉल्यूम बचेगी, ये वॉल्यूम कितनी बचेगी, तो v माइनस डेल्टा v, यहाँ जो चेंज आएगा दैट इज डेल्टा v। तो हमने पढ़ा है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है कि चेंज इन द वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम। जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है वो हमने किया है दैट इज इक्वल टू डेल्टा v अपॉन में v। और नॉर्मल स्ट्रेस अभी मैंने बताया था आपको, जो नॉर्मल स्ट्रेस है दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। तो नॉर्मल स्ट्रेस जो है हमारे पास दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया, तो नॉर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है दैट इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो B इज इक्वल टू F अपॉन A मल्टीप्लाई V ऊपर चला जाएगा अपॉन में डेल्टा V। दिस इज बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो ये आपके पास बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आएगा। इसकी जो यूनिट है, बी की जो यूनिट आएगी वो आपके पास सेम रहेगी जो पिछले इसमें थे यंग्स मॉडुलस में, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि वॉल्यूम और चेंज इन वॉल्यूम की यूनिट कैंसिल हो जाएगी, तो फोर्स की यूनिट न्यूटन और एरिया की मीटर स्क्वायर। और जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो भी सेम रहेगा, डायमेंशन फॉर्मूला वो आपके पास अभी हमने किया था m1 L-1 T-2। ठीक है, तो ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होती है रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है रेशियो होता है नॉर्मल स्ट्रेस का और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का। ठीक है, ये सेकंड टाइप है हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की। थर्ड एंड लास्ट जो टाइप बच गई हमारे पास जो है, थर्ड टाइप से पहले हम क्या नाम है, एक छोटा सा टॉपिक है कंप्रेसिबिलिटी। थर्ड टाइप्स पढ़ने से पहले एक छोटा सा टॉपिक हम पढ़ लेते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। सी से लिखते हैं। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, तो कंप्रेसिबिलिटी होती है रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो जो कंप्रेसिबिलिटी होता है सी दैट इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। कि किसी भी चीज़ को हम कंप्रेस कर रहे हैं तो उसके लिए जो कंप्रेसिबिलिटी हम निकालते हैं तो वो क्या होता है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, और कंप्रेसिबिलिटी की जो यूनिट की बात करें, यूनिट जो कंप्रेसिबिलिटी की होगी तो वो आपकी क्या आ जाएगी, उसकी उल्टी होगी, न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास कंप्रेसिबिलिटी आ जाएगी, इसकी यूनिट आ जाएगी
SI यूनिट जो है CGS में हम लिख देंगे न्यूटन की जगह डाइन इनवर्स और मीटर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके बाद में जो हमारा थर्ड टाइप है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, तो थर्ड जो टाइप है दैट इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। थर्ड टाइप है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है, जिसको हम ईटा से लिखते हैं। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है? तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो होता है रेशो होता है किस किस का? टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन में सीरिंग स्ट्रेन। टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन में सीरिंग स्ट्रेन जो है ये आपके पास क्या होता है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, कि वो ऑब्जेक्ट कितना रिजिड है, ठीक है। तो हमने दोनों चीज़ें पढ़ी है, टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होती है और सीरिंग स्ट्रेन क्या होती है, दोनों के बारे में हमने किया है। तो हमारे पास जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, मान लो कोई क्यूबिकल ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे कंसिडर किया। इस तरीके से हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट कंसिडर किया। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का एक सरफेस हमने फिक्स कर दिया। नीचे वाला जो ये सरफेस है ये आपके पास एक फिक्स सरफेस है, और इसके ऊपर हमने एक फोर्स अप्लाई किया इस डायरेक्शन में, टेंजेंशियल स्ट्रेस जो कि हमारी है, ठीक है, इस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई किया। ये फोर्स लगाने से क्या होगा कि ये वाला जो सरफेस है आपका आगे की तरफ मूव करेगा इधर। तो मान लो ये आपका इधर मूव करके इधर आ गया, ठीक है। तो ये जो साइड है, ये जो साइड है, और ये सरफेस आपका मूव करके इधर आ जाएगा। तो ये जो साइड हमारी है, ये जो साइड है ये, तो यहाँ पर ये जो एंगल आएगा थीटा, ये जो एंगल होगा थीटा, ये जो एंगल आपका थीटा, और ये वाला एंगल थीटा, ठीक है। तो यहाँ जो सीरिंग स्ट्रेन है और टेंजेंशियल स्ट्रेस है, तो टेंजेंशियल स्ट्रेस तो आपके पास फॉर्मूला वही आएगा, टेंजेंशियल स्ट्रेस जो होगी, टेंजेंशियल स्ट्रेस दैट इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। और जो सीरिंग स्ट्रेन है ये लेंथ L, और ये जो इसमें चेंज आता है ये वाली लेंथ हमने डेल्टा L ले ली। तो यहाँ जो सीरिंग स्ट्रेन है, सीरिंग स्ट्रेन हम लास्ट टॉपिक में पढ़ चुके हैं, थीटा निकालते हैं तो थीटा जो आता है दैट इज इक्वल टू डेल्टा L अपॉन में डेल्टा L अपॉन में L। तो यहाँ पर जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है ये क्या आ जाएगा? टेंजेंशियल स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय सीरिंग स्ट्रेन थीटा। तो ईटा इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय डेल्टा L अपॉन L। तो ईटा इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया इनटू में L अपॉन डेल्टा L। तो ये हमारा जो है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आएगा। इसकी जो यूनिट की बात करें तो यूनिट जो है हमारे पास वो सेम रहेगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और जो डायमेंशन है, डायमेंशन फॉर्मूला जो आएगा दैट इज इक्वल टू m1 L-1 T-2।
ठीक है, तो ये शेयरिंग स्ट्रेन जो आपका टेंजेंशियल स्ट्रेस है और शेयरिंग स्ट्रेन का जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो ये तीन तरह की हमारे पास से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं। पहला हमने पढ़ा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सेकंड बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और लास्ट जो है हमने मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, तो इतना इसमें आपको करना है। क्लियर? इसको नोट कर लेना, यहाँ तक पढ़ लेना। कल हम जो है नेक्स्ट जो इसमें पढ़ेंगे वो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में रिलेशन, ग्राफ जो आएगा एक वो, और उसके बाद में मटेरियल्स के जो टाइप्स हैं, फिर आपका जो नेक्स्ट आएगा इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, इलास्टिक फैटिग्यू। तो ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ तक आपको इसमें करना है।